हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में एक ही बार में पूरा रिवीजन करेंगे एक बार में। चलिए देखते हैं दोस्तों। कुछ तबीयत आज कुछ ख़राब लग रही है, इसकी वजह से अभी बीच में क्लासेस छूट गई थी आपकी। चलिए देखते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात ग्रहण करने के साधन को भाषा कहते हैं। मतलब जो अपनी बात जो होते हैं संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं या अपनी जो अभिव्यक्ति होती है वह प्रदर्शित करते हैं, वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। मतलब जो कुछ हमें दूसरे को बोलना होता है या जो कुछ हमें दूसरे का सुनते हैं तो वो भी भाषा के माध्यम से ही सुनते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक में हम भाषा को अपना क्या बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक है, और लिखित में हम लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है तथा उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है और पंजाबी की जो लिपि है वह है गुरुमुखी। ये कुछ प्रमुख लिपि हैं जो हिंदी की देवनागरी है या और संस्कृत की भी देवनागरी है तथा उर्दू की फारसी है और अंग्रेजी की रोमन है और पंजाबी की गुरुमुखी। ये प्रमुख लिपि हैं। इसे आप इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें एक बार। भाषा के शुद्ध रूप में ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या? व्याकरण कहलाता है। जो इससे हम भाषा का शुद्ध रूप पता करते हैं भाई क्या? व्याकरण के माध्यम से ही तो पता करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जो पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती, अर्थात वो स्वतंत्र बोले जा सकते हैं बिना किसी की सहायता से। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तथा स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों का प्रयोग उनके मूल रूप में तथा व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में होता है। तो हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जिसमें छ, त्र, ग और श्र है तथा इन्हें कैसे कैसे बने हैं ये भी बताया गया है। तथा स्वर किससे? हास्य स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और लुप्त स्वर होता है, ठीक है। ये हम लोग आगे देखें। चलिए आगे देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द दो तरह के होते हैं, नंबर 1 सार्थक, दूसरा है निरर्थक शब्द। अर्थपूर्ण वाक्यों का समूह जो होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिसमें कोई अर्थ वगैरह प्रकट होता है। और सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए गए अर्थहीन शब्द जो हैं वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात अर्थ से रहित या अर्थहीन वाक्य जो होते हैं वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वह वाक्य कहलाता है, अर्थात जिसमें जो समूह जो होता है शब्दों का वह जिसका कोई अर्थ एक प्रकट हो रहा हो वह क्या कहलाता? वाक्य अर्थात सेंटेंस कहलाता है। तथा वाक्य के 2 अंग होते हैं, जिसे पहले नंबर को कहते हैं उद्देश्य और दूसरे को कहते हैं विधेय। जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको उद्देश्य किया जाता है। जैसे राम खाना खाता है तो राम के बारे में बात की जा रही है तो राम क्या है? उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में बात की जा रही हो मतलब वह क्या कर रहा है तो वह विधेय कहलाता है, अर्थात इसके बारे में जो बात कही जा रही है वो विधेय कहलाएगा। देखते हैं आगे। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या हम संज्ञा कहते हैं? ये तो सभी लोग जानते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? यह शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा विशेष के नाम को बोध कराते हैं। मतलब किसी वस्तु, स्थान अथवा विशेष का कोई मतलब विशेष व्यक्ति वगैरह हुआ तो उसके नाम का जो बोध कराएंगे वह क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा शब्द जो होता है वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, ठीक है।
लेकिन जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका हुआ भाव, मतलब कि मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, ठीक है, यहाँ से अपने भाव प्रकट हो रहे हैं ना कि आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, कोई दिक्कत वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं, संज्ञा के 3 भेद भी बताए गए हैं, चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पूरा डेफिनेशन, मतलब पूरी तरीके से आपको समझाएंगे। जैसे अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, भाई तो बनाते हैं ना, अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन क्या हो गए, एक व्यक्ति विशेष है ना, तो यहाँ पे क्या अमिताभ बच्चन जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम दोस्तों, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता की उपाधि मिली, तो किसको मिली थी, महात्मा गांधी को मिली। तो महात्मा गांधी क्या एक व्यक्ति विशेष है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आगरा में स्थित ताजमहल विश्व का 8वां अजूबा है। ताजमहल जो है उसके बारे में कोई एक निश्चित बात की जा रही है, विशेष है ना, तो वह ताजमहल जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ऊपर लिखे गए रंगीन शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान जो होता है, स्थान या भाव के नाम कोई संज्ञा कहते हैं, या कोई तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। ऐसे नाम जो व्यक्ति विशेष या विशेष स्थान के नाम को प्रकट किया जाता है तो वह संज्ञा कहलाती है। आगे देखते हैं, जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान के नाम का प्रयोग वाक्य में मिल जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। मतलब जब किसी व्यक्ति या स्थान के नाम का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तथा कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे मोहन, रविवार, हिंदी, पंजाबी, संजय, होली, गंगा आदि, ये क्या कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग वाक्य में किया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा क्या कहलाती, मेरा घर शहर के बीचों बीच में है, यह क्षेत्र का सबसे सुंदर क्षेत्र है, ये सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं, तो ये क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्षेत्र के बीचों बीच में एक उद्यान है, उद्यान में बच्चे खेलते हैं तथा बूढ़े लोग भ्रमण करते हैं। माली घास और पेड़ पौधों का ध्यान रखता है, ये विशेष की बात हो रही है, माली या घास, ठीक, ये प्रमुख संज्ञा शब्द है। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द किसी नाम, व्यक्ति विशेष का, वस्तु के नाम का ज्ञान नहीं करवाते, ये संपूर्ण जाति का बोध होता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे जो होते हैं संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों का जो समूह होगा वह क्या, जातिवाचक संज्ञा होगा। और जो माली जो होगा किसी विशेष व्यक्ति के, वह मतलब पूरी जात का ही बोध करा रहा है, ठीक है। बूढ़े हैं तो बूढ़े संपूर्ण जात का ही बोध करा रहे हैं। तो ये जो सड़क भी है वह भी संपूर्ण जात का बोध करा रही, तो ये प्रमुख जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञाएं दी हुई हैं, लड़का हुआ वह संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, दिन जो हुए संपूर्ण दिनों का बोध कराते हैं, पर्वत जो होते हैं संपूर्ण पर्वतों का बोध कराते हैं। तो भाषा जो होती है वह संपूर्ण भाषा का बोध कराती है, प्रमुख जातिवाचक संज्ञा है। तथा त्यौहार जो होते हैं वो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, तो ये प्रमुख जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भारतीयता की भावना उसे गौरव प्रदान करती है, ये हमारा सौभाग्य है। जो सौभाग्य है, गौरव है, ये सारे क्या है, बचपन है, सुगंध है, परोपकार है, तो ये सारे जो शब्द हैं ये क्या एक विशेष भाव को प्रदर्शित करते हैं।
उपयुक्त रंगीन शब्द किसी भाव गुण के नाम से इन्हें हम अपने हाथों से छू नहीं सकते, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसे नामों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तथा कुछ प्रमुख भाववाचक संज्ञाएं नीचे हैं, चलिए देखते हैं। जैसे खुशी हो गया, हरियाली हो गई, अहिंसा हो गया, प्रेम हो गया, वीरता, बचपन। ठीक है, ये अपने भाव प्रकट करते हैं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रमुख क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी तथा इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।